नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत चेन्नई के मामल्लपुरम में शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। ओपन सेक्शन में 188 टीमों और महिला वर्ग में 162 टीमों के साथ रिकॉर्ड 187 देशों के भाग लेने के साथ ओलंपियाड में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी होगी। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। भारत ओपन और महिला दोनों वर्गों में अपनी तीन टीमें उतारेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित किए गए। शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1924 में हुई थी। वहीं फेडरेशनल इंटरनेशनल डेस एचएक्स ने 1927 में पहला आधिकारिक ओलंपियाड लंदन में आयोजित किया था। गौरतलब है कि महाबलीपुरम में होने वाले इस आयोजन के 44वें सीजन से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का शुभारंभ किया था। एक अच्छा परिवहन नेटवर्क, शानदार होटल और विभिन्न सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में आसानी उन प्रमुख फैक्टर्स में से शामिल हैं जिनके बेस पर शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी मामल्लपुरम को मिली है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करता था। महाबलीपुरम अपने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं पंचरथ, शोर मंदिर, गणेश मंदिर और मगरमच्छ बैंक आदि। हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएसी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता को और अधिक बढ़ावा देने के मकसद से सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 28,732 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में डीएसी की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों में भारतीय सेना के 3 प्रपोजल्स शामिल हैं। इनमें निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण, एरिया डिनायल म्यूनिशन सीरीज 1 और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और डेवलप्ड किया गया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड शामिल है। ये तीनों प्रस्ताव कुल 8,599 करोड़ रुपए के हैं। निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण की 40 मीटर की सटीकता के साथ 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की रेंज है। एरियल डिनायल म्यूनिशन सीरीज 1 टैंक और बख्तरबंद कैरियर को निष्क्रिय करने में सक्षम भूमिका निभाता है। वहीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए कमांडरों को रियल टाइम की जानकारी इकट्ठा करने, प्रसारित करने, साझा करने और प्रस्तुत करने की तकनीक से युक्त है। डीएसी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय मानक BIS-6 स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा डीएसी ने LAC और पूर्वी सीमाओं पर आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर सेनाओं के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी मंजूरी दी है। पूरे विश्व में हालिया संघर्षों में सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक ताकत बढ़ाने वाला एक फैक्टर साबित हुआ है। इसे देखते हुए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने एक साथ कई सशस्त्र ड्रोन स्वाम्स की खरीद के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा डीएसी ने कोलकाता श्रेणी के पोतों पर विद्युत उत्पादन को लेकर एक एडवांस्ड 1250 किलोवाट क्षमता समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद भारतीय उद्योग से करने के लिए नौसेना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डीएसी ने हमारे देश के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभयारण्य का गठन किया गया है। नवगठित कर्माझीरी अभयारण्य में सिवनी जिले के 1410.420 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस अभयारण्य के गठन से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र के रकबे में वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रदेश में 24 अभयारण्य हैं,
शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डी नोटिफाई किया गया है। इस प्रकार कर्माझीरी अभयारण्य के गठन के बाद संख्या कुल 24 ही रहेगी। राज्य शासन ने भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के बाद एक और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए शिवपुरी जिले के करेरा में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बने वन्य प्राणी अभयारण्य को समाप्त कर दिया है। इससे इस क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। गौरतलब है कि सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड कहलाता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे गंभीर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तौर पर भी शामिल किया गया है। इसकी बड़ी आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मस ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला लिया है। यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान लिया गया है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसे साल 1998 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकन फुटबॉल फील्ड के आकार के इस स्पेस स्टेशन को 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। इनमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रोसकॉस्मस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA शामिल हैं। यह स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा कर रहा है। यह हर 1.5 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाता है, यानी हर दिन धरती के 16 चक्कर लगाता है। यह मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। साथ ही यहाँ अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च की जाती है जिन्हें धरती पर ग्रेविटेशन की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स का पहला दल 2 नवंबर 2000 को ISS में पहुंचा था। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यह स्पेस स्टेशन 8 साल बाद काम करना बंद कर देगा। साल 2031 तक इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। गौरतलब है कि ISS को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट जिसे रूस द्वारा संचालित किया जाता है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट जिसे अमेरिका सहित अन्य देश संचालित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह अपनी तरह का पहला वैश्विक प्रयास है। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रेन ऑन द मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नामक इन दिशा निर्देशों में 9 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इन दिशा निर्देशों को IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूनिसेफ, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इनके दायरे में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जो देश की सीमा में या उसके बाहर विस्थापित हुए हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर बच्चों की करीब आधी आबादी यानी 100 करोड़ से ज़्यादा बच्चे उन 33 देशों में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा कहीं ज़्यादा विकट है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में जलवायु परिवर्तन के चलते 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को विस्थापित होना पड़ा था। गौरतलब है कि वर्तमान में बच्चों से संबंधित नीतियों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी कोई कारक शामिल नहीं है। गूगल ने भारत में अपने स्ट्रीट व्यू को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक एडवांस्ड मैपिंग सॉल्यूशंस कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग और बिजनेस री इंजीनियरिंग सेवाओं और समाधानों की अग्रणी प्रदाता टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है। लोग अब घर बैठे ही लैंडमार्क का पता कर पाएंगे और किसी भी प्लेस या रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। गूगल मैप अब लोकल ट्रैफिक पुलिस की मदद से स्पीड लिमिट, किसी रोड के ब्लॉक होने और वहां चल रहे काम की जानकारी और बेहतर ट्रैफिक लाइट दिखाने में भी मदद करेगा। इस फीचर का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। कंपनी ने करीब 15 साल पहले ही इसे अमेरिका में लॉन्च कर दिया था। इसकी मदद से रास्ते पर औसतन टोल टैक्स की जानकारी पहले ही मिल जाएगी।
कंपनी के मुताबिक यह फीचर iOS और एंड्रॉयड ऐप के लिए लगभग 2000 टोल सड़कों के लिए उपलब्ध है। हालांकि अभी गूगल ने इस फीचर को भारत, अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया के यूजर्स के लिए देना शुरू किया है। जल्द ही इस फीचर को दूसरे देशों के लोगों के लिए भी जोड़ा जाएगा। अभी स्ट्रीट व्यू गूगल मैप केवल बेंगलुरु में मिलेगा। इसके बाद यह फीचर हैदराबाद और बाद में कोलकाता में भी जारी किया जाएगा। गूगल स्ट्रीट व्यू एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गूगल मैप्स और गूगल अर्थ ऐप के जरिए दुनिया की कई सड़कों पर स्थित स्थानों से इंटरैक्टिव पैनोरमा प्रदान करती है। इसे पहली बार 2007 में अमेरिका के कई शहरों में लॉन्च किया गया था और तब से दुनिया भर के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। गूगल मैप्स में जिन सड़कों की फोटो उपलब्ध हो चुकी है, उन सड़कों को ब्लू लाइंस के रूप में दिखाया जाता है। अप्रैल 2023 में जूस यानी द जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत जुपिटर के गैलीलियन चंद्रमाओं में से 3 का अध्ययन किया जाएगा। ये चंद्रमा हैं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। इन सभी चंद्रमाओं की सतह के नीचे तरल पानी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये चंद्रमा भविष्य में इंसानों के रहने योग्य संभावित जगह माने जा रहे हैं। इस मिशन का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह 5 ग्रेविटी असिस्टेंस के बाद जुपिटर तक पहुंचेगा। ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी तकनीक होती है जिसे किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान की गति बढ़ाने या उसके रास्ते को बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग फ्यूल को बचाने और मिशन के खर्च को कम करने के लिए किया जाता है। इस मिशन के कई मकसद हैं, जैसे कि पृथ्वी के अलावा डीप स्पेस में जीवन की खोज, जुपिटर के चंद्रमा की टोपोग्राफिकल जियोलॉजिकल मैपिंग करना और जुपिटर के चंद्रमा के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना। आइए नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें शामिल नहीं था? अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर जापान? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ 5 कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन देम? USA, जर्मनी, रसा या फिर जापान? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मध्य प्रदेश में नवगठित कर्माझीरी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर, सिवनी, मंडला या फिर बालाघाट? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट द न्यूली फॉर्म्ड कर्माझीरी सेंचुरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? सागर, सिवनी, मंडला और बालाघाट? तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।